हाय गाइस, दिस इज इशिता खुराना और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो नेक्स्ट 60 डेज़ हैं उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट वाइज आपको सब कुछ बताऊंगी, कितने दिन है, कितने दिन में क्या चीज़ करनी है, सब्जेक्ट में भी आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कैसे सब कुछ करना है। हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। अगर ये वीडियो लंबी भी हो जाए तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। एक एक पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है, जो मैंने इतने बच्चों को एक साल में मेंटर किया है और जो मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको सब बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ और अब मैं दिल्ली के एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ, एमबीबीएस कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो मेरा जो पहले अटेम्प्ट में स्कोर था वो 463 का था और उससे 463 का जो ये स्कोर था, इससे मैंने अपने स्कोर को 647 में बदला था। और उसके अंदर क्या मैंने गलतियाँ की थी, क्या मैंने चीज़ें सीखी थी, वो सारी चीज़ें भी मैं इसमें बताऊँगी। और ये जो स्कोर मेरा इंप्रूव हुआ था, इसके अंदर मुझे लगता है जो मेरा सबसे बड़ी गलती थी या जिसकी वजह से मेरा स्कोर कम आया था पहले अटेम्प्ट में, वो यही था कि मैंने आखिरी के कुछ महीनों में बहुत अच्छे से मतलब स्ट्रैटेजी मेरी प्रॉपर नहीं थी, मेरी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं थी और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी वो लास्ट के 1-2 महीने में अच्छे से रिवाइज ही नहीं कर पाई थी, तो मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो क्या 60 डेज़ में 60 डेज़ एक्चुअली हमारे पास हैं। तो अगर आप सोचो, अगर आप 14 जुलाई से भी पढ़ना शुरू करते हो तो 17 दिन आपके पास लगभग इस महीने के हो गए, 31 दिन अगले महीने के और 11 दिन आपके पास सितंबर के हैं। तो हमें क्या करना है, जो आपके पास अगस्त तक का टाइम है, इनके अंदर ये आपका हो गया, ये वाली जो ड्यूरेशन है, दिस इज नोन एज योर फेज 1। ये फेज 1 आप मान लो, और जो बाकी की आपके पास सितंबर के दिन है, दैट इज फेज 2। तो अब इस फेज 1 में आपको क्या क्या करना है, आपको आपका जो भी सिलेबस बचा है वो कंप्लीट करना है, कोई टेस्ट आपको देना है तो प्रैक्टिस करना है, रिविजन आपको सारा करना है। बेसिकली जो सितंबर के आपको 11 दिन मिलेंगे, ये आपके लिए आपको ये समझना है ही नहीं, ये 11 दिन छोड़ के आपको अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि वो 11 दिन में क्या करना है वो मैं आपको तभी बताऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 11 दिन में कैसे शांत रह के सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके आप नीट फोड़ के आ जाओगे। तो ये वाला दिन आपके पास इतने ही दिन है एक्चुअली जिसमें आपको अच्छे से आप मेहनत करनी है। तो अगर हम बात करें कि फेज 1 में, मतलब कि जो पहले शुरू के आपके पास अगस्त और जुलाई का टाइम है, उसमें क्या करना है, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में जो ये होगा कि स्टार्ट कैसे करें, वेटेज वाइज चैप्टर पहले करूँ या बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ या पहले जो सिलेबस बचा हुआ है वो स्टार्ट करूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका 80 से 90% सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो जिन बच्चों का सिलेबस 80 से 90% तक कंप्लीट है, वो क्या कर सकते हैं, वो वेटेज वाइज या फिर वो स्टार्टिंग से टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। मैंने पर्सनली क्या करती थी कि वेटेज वाइज शुरू करती थी कि जिस चैप्टर की वेटेज है उसको उस हिसाब से मैं कवर करती जाती थी, ताकि अगर मेरा उसके बीच में से कोई टॉपिक वीक है या कोई भी टॉपिक में मेरा इनकम्प्लीट है, वो मैं साथ साथ कंप्लीट करती हुई चलूँ। तो वेटेज वाइज भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और जिनका काफ़ी अभी सिलेबस बचा हुआ है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि पहले आप वो सिलेबस कंप्लीट करो। उसमें भी वो चीज़ कंप्लीट करना जिनकी वेटेज ज़्यादा हो, क्योंकि देखो अभी जो आपके पास टाइम मिला है, आप स्टार्टिंग में काफ़ी बार ऐसा होता है कि लास्ट में जब कम दिन बच जाते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और हम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है, फिर लगता है यार इतना सिलेबस है। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है हाई वेटेज है और आपके छुटे हुए हैं, सबसे पहले आप वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप वेटेज वाइज दोबारा स्टार्टिंग से रिविजन शुरू कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे बिल्कुल जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे भी रिवीजन शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो पहले 10 से 15 दिन में आप सारा सिलेबस वो कंप्लीट करो। और उसमें मैं वो वाले चैप्टर्स भी बोल रही हूँ जैसे पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और वो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कोई भी चैप्टर है तो मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ, कोई भी चैप्टर है तो मैं कैसे उसमें तैयारी करूँ, कैसे उसको परफेक्टली कंप्लीट करूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी मटेरियल है, जो भी मॉड्यूल है, आपको उसको रिवाइज बहुत अच्छे से करना है। प्लीज़ आप ऐसे मत सोचना कि हम नई बुक से पढ़ के कुछ कर लें या कोई नए मटेरियल उठा लें अब इस टाइम पे और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाएं। प्लीज़ वो मत करना। पहले जो नोट्स बनाए हुए हैं पूरे 1 साल से 2 साल से, उनको अच्छे से रिवाइज करो, 2 बार करो, 3 बार करो, रादर दैन रोमिंग अराउंड फॉर न्यू बुक्स। उसके बाद जो पहले से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, जो आपके पास बुक आप करते आ रहे हो या कोई भी एक बुक तो आपने सॉल्व की होगी पिछले 1 साल में, 2 साल में, वही क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करो। उसमें जो स्टार मार्क्ड है उसमें जो डाउट है वो करना। ये बात बहुत ध्यान से समझना कि ऐसा नहीं होता कि नई बुक अगर ज़्यादा क्वेश्चन वाली बुक है तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट्स उतने ही हैं, बस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। तो अगर आपने एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन किए हुए हैं तो वही आप अच्छे से रिवाइज करो, उनको रीड करना शुरू करो। एक एक क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बस क्वेश्चन रीड करो, दिमाग लगाओ कि अच्छा इसमें ये करना था चलो, अच्छा इसमें ये करना था चलो, और जो भी डाउट है क्वेश्चन उसको सॉल्व करके देखो।
उसके बाद आप PYQs अच्छे से करो। एटलीस्ट आप ये वाले फालतू के क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा आप करने की सोच रहे हो या कोई बुक उठाने की सोच रहे हो उसकी बजाय PYQs दोबारा प्रैक्टिस कर लो एक बार, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन 100% रिपीट होगा ही होगा। और उसके बाद अगर आप टेस्ट देना चाहते हो चैप्टर वाइज तो आप दे सकते हो, नहीं तो आई वुड रिकमेंड कि आप फुल सिलेबस टेस्ट ही दो। और फुल सिलेबस टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, तो आपको 5 डेज के बाद एक फुल सिलेबस टेस्ट देना ही है। और ये अब डिपेंड कर सकता है, हो सकता है आपकी टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट देने की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, या हो सकता है आपकी फुल सिलेबस टेस्ट देने की प्रैक्टिस कम हो। तो प्रैक्टिस कम है तो ज़्यादा टेस्ट देने हैं, अगर है अच्छी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा टेस्ट की तरफ नहीं भागना, हर रोज़ टेस्ट नहीं देना है, प्लीज़ ये गलती मत करना। रिविजन बहुत ज़रूरी है, जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जो क्वेश्चन किए हुए हैं वो रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायो में हमें पता है मेन जो फोकस है वो आपका NCERT पे रहना चाहिए। पर एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, NCERT रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नीट वाले लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो लोग को ऑप्शंस को बदलना भी आता है, उनको आपको घुमाना भी आता है और 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करना भी आता है। जब तक NCERT आप समझ के नहीं पढ़ोगे, NCERT पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ NCERT आप समझ के पढ़ना। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे मत करना कि एक दिन 3 दिन छोड़ दिया फिर चौथे दिन रिवाइज कर रहे हैं। बायो को आप रोज रिवाइज करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूलोगे और सब भूलते हैं ये चीज़। नोट्स आपके पास जो भी बने हो उनको अच्छे से करना। एटलीस्ट जब आप अब पहला रिवीजन कर रहे हो, मान लो आप एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हो, फिर आप दोबारा पूरा सिलेबस उठा के रिवाइज करते हो, तो एटलीस्ट फर्स्ट 2 टाइम्स आप नोट्स भी अपने रिवाइज करो, क्योंकि लास्ट में आपको नोट्स रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं बायो के जो हमें नोट्स में हमने लिखे हुए हैं, जो हमारी टीचर ने हमें समझाए हुए हैं, तो हमने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, तो जब वो नोट्स पढ़ते हैं तो हम NCERT और बेटर समझ पाते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करना कि अब तो नीट आ गया, सारे नोट्स जो बनाए हैं पूरे साल जिनमें से पढ़ा है वो छोड़ के सिर्फ NCERT कर लो। बहुत बड़ी गलती होती है ये। नोट्स एक बार एटलीस्ट रिवाइज करो, उसके बाद चाहे आप सिर्फ NCERT पढ़ना, बट एक बार एटलीस्ट एक लेयर बन जाए कि जो आपने पढ़ा था पूरे साल, जिसमें से आपने समझी हैं चीज़ें, वो आपको रिवाइज करनी ही करनी है। उसके बाद PYQs तो करने मस्ट है, कोई और क्वेश्चन बायो में करो ना करो, PYQs जरूर करना। एंड आई प्रॉमिस यू इसमें से क्वेश्चन एज इट इज आएंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। साथ में बायोलॉजी के लिए अगर आप करना चाहते हो तो मैं डेली एक चैप्टर करवाऊंगी और आपके सारे चैप्टर्स में कवर करवाऊंगी बायो के, जो कि मेरा फ्री क्रैश कोर्स है, जो मेरे YouTube चैनल पर ही होगा। और रात को 10 बजे आपकी क्लास होगी। कैसे करवाऊंगी, जितना भी पूरा चैप्टर है आपका 10 पेज का चैप्टर है, मैं 3 पेज में आपको एक फ्लो चार्ट दूंगी और उस फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट NCERT के कवर होंगे। आपको सब चीज़ याद होगी, कॉन्सेप्चुअली याद होगी। ये मेरी सबसे बड़ी गारंटी है कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो ना रट के मैं चीज़ें पढ़ती हूँ और ना मैं पढ़ाती हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी ताकि हमें कम से कम चीज़ें याद रखनी पड़े, बाकी सब हमें समझ आ जाए। तो आप ज़रूर अटेंड कर सकते हो। 10 बजे कल से शुरू होने वाला है, वेडनेसडे से, और सबसे पहली यूनिट हम प्लांट फिजियोलॉजी करने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे हमारा मेन फोकस रहेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग है, आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आप कर लोगे। तो इन दोनों में आपको मेन फोकस रखना है। और आपको इनके साथ क्या करना है, सारे जो भी आपके पास नोट्स हैं, मेरे नोट्स आप चाहते हो, मैंने सारे नोट्स अपने अपलोड किए हुए हैं, मेरी एक एप्लीकेशन भी है उस पर भी अपलोड किए हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़, कोई किसी भी चीज़ का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप ये जो है ये आप नोट्स भी वहाँ से रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। PYQs अच्छे से करो। कोई टेस्ट देना चाहते हो तो यूनिट वाइज दे दो, वो ज़्यादा बेटर है कि पूरी ऑर्गेनिक का कोई टेस्ट दे के देख लिया। रादर देन गोइंग फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट, आप यूनिट वाइज टेस्ट की तरफ भी जा सकते हो। और पुराने जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं वो आपको केमिस्ट्री में करने हैं। बायो में तो देखो आपने वो पॉइंट लिख लिए होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट केमिस्ट्री में आपको पुराने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग अपनी फॉर्मूला बुक अलग से बनाओगे, जो हम लास्ट के फेज 2 में जो हम रिवाइज करेंगे। इसके बाद बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर हमें क्या करना है, फॉर्मूला सारे अच्छे से रिवाइज करने हैं। फॉर्मूला बुक बनानी मस्ट है, अगर नहीं है आप मेरी फॉर्मूला बुक से भी थोड़ी रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे बनाई हुई है, क्या है। साथ में आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, चाहे आप इन्हीं नोट्स को 3 बार रिवाइज कर लो, रादर देन गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मटेरियल, इनको 3 बार रिवाइज कर लो। उसके बाद पुराने प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से करोगे, जो नोट्स में आपको क्वेश्चन लिखवाए हुए हैं वो अच्छे से करोगे, और PYQs अच्छे से करोगे। तो ये आपका पूरा फ्रेमवर्क रहेगा। फॉर्मूला बुक इज मस्ट, फॉर्मूला बुक आपको बनानी ही बनानी है, चाहे आप किसी और की लेके आप पढ़ रहे हो तो वो दैट इज ऑल्सो नाइस। अगर आप अपनी बना रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा है, आप अपनी बुक से आराम से आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ ध्यान से समझना। ये फेज़ 2 में हम क्या करेंगे वो डिपेंड करता है हम अभी क्या करने वाले हैं। तो बायो में आपको ना क्या करना है कि आपको NCERT को अच्छे से हाईलाइट करते हुए चलना है। जो फ्लो चार्ट जो बच्चे मेरे साथ फ्लो चार्ट वाली सीरीज़ करेंगे तो वो फ्लो चार्ट्स अपने रिवाइज करेंगे मेरे साथ ही बाद में 11 दिन में, जो हमें जो लास्ट के कुछ दिन मिलेंगे उसके अंदर आप वो फ्लो चार्ट सारे रिवाइज करोगे और NCERT के सारे पॉइंट्स करोगे। जो भी आप PYQs करते हो उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो आप NCERT में ही लिख लेना वो चीज़, ताकि लास्ट में जो 10-11 दिन हो उसके अंदर आप वो भी रिवाइज करते हो। तो NCERT आप रिवाइज करोगे उसमें, और फ्लो चार्ट्स भी आप प्रॉपर रिवाइज करोगे।
फिजिक्स में आपने जो फॉर्मूला बुक बनाई है आप वो अच्छे से रिवाइज करोगे। नोट्स के अंदर आप क्या करोगे, जब आप नोट्स अभी पढ़ रहे होगे तो आप हाईलाइट करते हुए चलना कुछ पॉइंट कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने बुक में लिख ही लिए सारे, तो अब नोट्स में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आप रीड करोगे। और मार्क्ड क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पुराने किए हुए क्वेश्चन, उनके सिर्फ मार्क्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं आखिरी के कुछ 10-11 दिन में। और ये मार्क्ड क्वेश्चन मार्क कब होंगे, जब आप अभी इस बार करोगे, अभी आने वाले कुछ फेज 1 में जो आप करोगे तो वो क्वेश्चन आपको मार्क करके हुए चलने हैं ताकि आप वो फेज 2 में जाके रिवाइज कर पाओ। केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मैं हमेशा बता चुकी हूँ, आप अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग चीट शीट्स बनाओगे और उन चीट शीट्स को आप रिवाइज करोगे। वो क्या है तो वो आप, मैं अलग से लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो देख लेना। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे याद रखा जाए। इनफैक्ट बायोलॉजी में भी बताया कि कैसे आप छोटे छोटे चीट शीट्स बना के आप उनसे लास्ट टाइम पर रिवाइज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में सेम आपका फिजिक्स जैसा रहेगा कि आपको फ्लो चार्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मेन रहेगा कि आपको फॉर्मूला बुक बनाई हुई है, क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं और नोट्स आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपका पूरा 60 डे का प्लान है, डे वाइज है सब कुछ। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक टारगेट 35 डेज़ का आपको दिया था कि 35 डेज़ तक मैं रोज़ आपको एक एवरीडे टारगेट दूंगी और आपको वो कंप्लीट करना है ताकि आप 35 डेज़ तक कंसिस्टेंट रह पाओ और सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हमें भी करना है वैसे हमें टारगेट चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, मेरी ये वाली सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम डे 1। तो सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप डे 1 से शुरू कर दो और सारे आपको मिल जाएंगे। जो वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए हैं वो मैं एक साथ कहीं पे डाल दूंगी ताकि आपके 35 डेज़ के टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो आप डे 1 से वो सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखना शुरू कर सकते हो, डली हुई है, सेम चैप्टर है, वैसे ही कर सकते हो। साथ में अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है या आपको कुछ भी बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल है इशिता फॉर यू, और इस टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल और जो भी फ्लो चार्ट्स की क्लासेस होंगी वो सारे फ्लो चार्ट सब कुछ अपलोड होने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे 10 बजे वेडनेसडे को विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी।